जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, सो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य को ना पालो। चलिए तो अपने कार्य क्षेत्र में जोश के साथ हम भी बने हुए हैं और आप भी बने रहिए। वीडियो बन रहा है बउआ क्लास 10th। इस वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जिक्र किया जाएगा जो खास इम्पोर्टेंट है। ज्ञान तो मिलेगा ही, परीक्षा में प्रश्न टकराएगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट प्रश्न है 2 + 4 + 6 + 8 + ... n पदों तक। मतलब इस प्रश्न को घुमाकर बिहार बोर्ड पूछेगा तो कैसे पूछेगा? प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, और आप घूम जाइएगा। अगर आपको घुमा दिया जाए तो आप घूम जाइएगा, इसलिए श्रीकांत सर के वीडियो में बने हुए हैं तो कोई नहीं घुमाएगा। आप सही जवाब दे कर आइएगा, समझ रहा ना? तो ये प्रश्न है कि 2 + 4 + 6 + 8 + ... n पदों तक। इसका सही ऑप्शन आपको प्यारे बच्चों तलाशना रहेगा। तो इस रूप में आएगा तब तो आप सोचोगे कि अरे ये तो सर का वीडियो में हम लोग देखे थे, चलो फटाफट इसका आंसर मार लेते हैं। लेकिन इसी प्रश्न को भाषा के रूप में पूछ देगा तो कैसे पूछ देगा? कहेगा कि प्रथम लगा दिया, इसका मतलब सम संख्या तो 2 से शुरू होता है, सबको मालूम है। प्रथम n धनात्मक सम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो आप कहेंगे कि प्रथम n धनात्मक सम प्राकृत संख्या। अरे भैया 2, 4, 6, 8 यही तो सम धनात्मक प्राकृत संख्या है। ऐसे भी प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होता है ना? इसलिए वो धनात्मक लिखेगा भी नहीं, सीधे कहेगा प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। धनात्मक तो बोलेगा भी नहीं, क्योंकि प्राकृत जब बोल ही दिया तो धनात्मक बोलने की जरूरत क्या है? प्राकृत संख्या के बारे में दुनिया जानती है कि वह 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह ये सब प्राकृत संख्या है। उसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सम प्राकृत संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 वगैरह विषम प्राकृत संख्या है। तो चलिए ये सब तो आप जान गए। मतलब इस प्रश्न को वह भाषा का प्रयोग करके भी आपसे पूछकर आपको बेवकूफ़ बना सकता है भाई बिहार बोर्ड। तो इसलिए बातों को थोड़ा सा गहराई से लीजिएगा कि ये मत सोचिएगा कि सर जैसे प्रश्न लिख दिए सब प्रश्न उसी स्टाइल में रहेगा। कभी कभी वही प्रश्न को आपसे घुमाकर पूछ दिया जाएगा। इसीलिए आप वीडियो देखते समय पूरी बातों को पहले अच्छा से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग होशियार बनते हैं। वीडियो बनता है 15 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का, 45 मिनट का, और उनको 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। तो ख़त्म कर दीजिएगा तो कभी कभी भयंकर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा बात हम आपको बताएंगे जो आप सुन तो पाएंगे नहीं। नतीजतन आप तो सोचते हैं कि हमें तो इसका आंसर आता है। आप इतना मत सोचो महाराज कि हमें तो इसका आंसर आता है। हम कई एक बार अपने वीडियो में एक प्रश्न का आंसर देते समय बहुत सा उपयोगी बातों को चर्चा कर देते हैं, उससे दूसरे भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो सकता है। आपका ऑब्जेक्टिव डीलिंग कर रहे हैं, आपका सब्जेक्टिव भी निकल सकता है। इसलिए वीडियो को भाई बिना स्किप किए हुए देखिए, तब जाकर आपको उसका सही लाभ जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंचेगा। चलिए भाई बहुत भाषण दे दिए, अब हमको नेता नहीं बनना है, हमें श्रीकांत सर बन के ही रहना है। तो सॉल्यूशन आ जाइए। सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है बुआ, आ जाइए। सभी प्रश्नों का हल ले लीजिए। पहला का सॉल्यूशन देख लीजिए आप प्यारे बच्चों। 2 + 4 + 6 + 8। आप लोग एपी चैप्टर पढ़े हैं। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी समांतर श्रेणी। इसका प्रथम पद कितना है? 2। इसको ए से सूचित करते हैं तो ए का मान हो गया 2। इसका सार्व अंतर कितना बनेगा? डी।
देख लीजिए 4 में से 2 घटेगा 2, 6 में से 4 घटेगा 2, 8 में से 6 घटेगा 2, यानी सार्व अंतर भी 2। और n पदों का योग चाहिए तो आप लोग SN का फॉर्मूला पढ़े हैं प्यारे बच्चों, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक प्यारे बच्चों, अब n तो रहेगा क्योंकि इसने n पदों का ही योग मांगा है, n का वैल्यू तो दिया नहीं है, 2 फॉर्मूला में है, a का वैल्यू भी 2 है, n-1 तो रहेगा ही, और डिफरेंस कितना का बना तो 2 का बना। चलिए ये हो गया n/2, 2 गुना 2 ये 4 हो गया, 2 में n से गुना हुआ 2n, और 2 में 1 से गुना हुआ तो 2। यहाँ पे आपका n/2 अपने जगह पर है एंड 2n भी अपने जगह पर है, और 4 में से 2 को घटा दिए तो 2 मिल गया। अब क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, सोचिए क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा तो n+1, यहाँ 2 से 2 कट गया बुआ, आपका ऑप्शन रहेगा n इंटू n+1, और उसी में आप सही का निशान मार करके और 1 नंबर का हकदार हो जाइएगा। ठीक है, तो हम एक प्रश्न का जवाब आपको बता दिए हैं, अब एक और प्रश्न का जवाब बता देते हैं। प्रश्न संख्या 5, अर्धगोले का आयतन क्या होगा। ये एक्चुअली आपसे मेंसुरेशन का फॉर्मूला ही पूछ दिया। आपके घर में इस तरह का कटोरा होगा ना बुआ, इस तरह का कटोरा होगा इस तरह का कटोरा होगा, कढ़ाई होगा, बहुत सा बर्तन होगा। ठीक है, चलिए ये है आपका अर्धगोला, इसको गोलार्ध भी कहा जाता है, अर्धगोला का नाम गोलार्ध भी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आयतन डिपेंड करता है रेडियस पे। चलिए तो फॉर्मूला याद रखिएगा, 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का जो आयतन होता है बुआ, अर्धगोला का जो आयतन होता है वह आपका 2/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सोचिए कि अगर पूरा गोला होगा तो इतना और बढ़ जाएगा, इतना और बढ़ जाएगा, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 2 से गुना करिएगा तो 2 दूना 4/3 पाई आर क्यू आ जाएगा। तो अगर परीक्षा में गोलार्ध न कह के सिर्फ गोला का आयतन पूछ दिया तो फिर आप 2/3 न बोल के 4/3 पाई आर क्यू में टिक मार दीजिएगा, तो ये गोला का आयतन हो जाएगा, स्फीयर का आयतन हो जाएगा। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम बोला जाता है, इसका स्पेलिंग होता है VOLUME। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन। चलिए तो 6 में 2 प्रश्न का जवाब हम दे दिए, अब हम एक 4 नंबर का जवाब देंगे आप लोगों को प्यारे बच्चों। तो चलिए 4 नंबर का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। 8 से 16 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 8 में 16 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, यही है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला। 8 से 16 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, यह सांख्यिकी का प्रश्न है। तो 16 में 8 जोड़िएगा तो 24 मिल जाएगा, और 24 में 2 से भाग दीजिएगा तो 12 मिलेगा, तो 12 में आप लोग टिक मार दीजिएगा। अब एक बात बताते हैं, से जोड़िए। बच्चा लोग सोचता है कि सर इतना प्रश्न लिखे है ना, अरे इसका तो आंसर हमको आता है, वीडियो देखने से क्या फ़ायदा। यही चक्कर में आप कभी कभी आप 1-2 नंबर का धोखा कर जाइएगा। इसीलिए हम किसी प्रश्न का जवाब देते तो जरूर है, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सी बातों का हम चर्चा करते हैं जो एक विद्यार्थी को गारंटी के साथ सुनकर ही परीक्षा देने जाना है। अब आपसे पूछ देगा A से B का वर्ग चिन्ह क्या होगा परीक्षा में। यहाँ तो 8 से 16 का वर्ग चिन्ह हमने बता दिया कि भाई दोनों को जोड़ दो, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा दो, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा दो, 16 + 8 बटा 2 हो गया। अगर आपसे 10 से 20 का पूछेगा तो 20 और 10 30 बटा 2, 15 में टिक मार दीजिएगा। अगर आपसे 100 से 200 तो 200 में 100 जोड़िएगा, 300, 300 में 2 से भाग दीजिएगा 150। इस तरह से संख्या के रूप में देगा, तब तो आप आराम से जोड़ के 2 से भाग दे लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। लेकिन अब पूछ दिया A से B का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो क्या करिएगा, A में B जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, तो वहां पे ऑप्शन होगा A + B/2। उसको सही आंसर आप मान करके उसमें टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन गलत भी होगा, A - B/2 होगा, 2A + B/2 होगा,
नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तो अनाप शनाप रहता है, उससे क्या मतलब है, आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस पे ना फोकस करना है। तो चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का मतलब एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न का हमने जवाब दे दिया है। अब थोड़ा सा हम बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद 3 प्रश्न का और जवाब देंगे, फिर 4 प्रश्न और लिखेंगे। कुल मिलाकर इस वीडियो में हम 10 प्रश्नों का व्याख्या करेंगे और वो काफ़ी उपयोगी है। 5 गो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, जैसे भी हो सेम टू सेम, चाहे उस पर बेस्ड, उस पर आधारित। मैथमेटिक्स में फैसिलिटी मिलती है, अगर एक क्वेश्चन आप सीख जाते हैं तो उस पर आधारित भी क्वेश्चन आप बना ही लीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर हमने 8 से 16 का वर्ग चिन्ह पूछा है, परीक्षा में 10 से 20 का भी वर्ग चिन्ह पूछेगा तो ये आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये भी तो हमारे गेस के अंतर्गत ही आया। तो अंक बदल देने से क्या फ़र्क पड़ता है, टाइप सेम रहेगा तो आपका काम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, अपनी परीक्षा में अक्षर बैठा कर लिखिएगा, क्योंकि आप जितना साफ सुथरा लिखिएगा आपका रिजल्ट उतना ही साफ सुथरा आएगा। गांधी जी बोलते थे कि सुलेख का न होना अधूरी शिक्षा की निशानी है, यानी अगर आप सुंदर नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया है। इसीलिए आप थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि आपका सुडौल सुंदर अक्षर भी आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा, अच्छा डिवीजन दिलाएगा। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे बच्चे जिनका अक्षर नहीं बनता है ठीक से, वो थोड़ा सा अक्षर का भी प्रैक्टिस करिएगा, है ना। अब तालाब सा में मूर्धन्य से लिख दीजिएगा तो क्या होगा, समझिए। चलिए तुरंत लौटते हैं, बोर्ड साफ करते हैं। आइए तो बाकी के प्रश्नों का जवाब देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए सवाल नंबर 2, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ ... n पदों तक। अब ये प्रश्न भी आपका समांतर श्रेणी चैप्टर से है। 1 3 5 7 2 बढ़ रहा है ना बुआ, 2 बढ़ रहा है ना, तो अंतर समान है, 2 का अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही चाहे तो आप इसका मतलब सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैंने लिख दिया है तो मैं बताने का भी काम करूंगा। चलो देख लो फटाफट। एसएन का सूत्र होता है, एसएन का सूत्र होता है बुआ n/2 n लिखाओ भैया, देखिए जाड़ा में ना ठीक से मिटता नहीं है ना, पानी उनी रह जाता। चलिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक बुआ, पटापट मान डाल दीजिए। n तो रहेगा ही, क्योंकि n पदों का योग मांग रहा है, तो n तो रहेगा ही, 2 तो रहेगा ही, और a माने प्रथम पद होता है। देख लीजिए प्रथम पद कितना है, ये प्रथम पद है बुआ, 1 है ना, 1। हाँ विवेक, तो 1 लिख दीजिए प्लस n-1, तो यहाँ पर हम n-1 लिखेंगे, और डिफरेंस 1 3 5, इसमें कितना का डिफरेंस बनता है, 2 का। अरे 3 में से 1 घटेगा 2, 5 में से 3 घटेगा 2, 7 में से 5 घटेगा 2। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो किसी भी पद में से उसके पीछे वाला पद को घटा लीजिए, डी का मान निकल जाएगा। तो डी का मान आपका 2 हो गया। अब इसको सरल कर लीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा आपका। n/2, 2 में 1 से गुना होगा तो 2, एंड 2 में n से गुना होगा तो 2n, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2। यहाँ पे बउआ रे +2 से -2 कट गया, एंड क्या, एंड n/2 यहाँ तो हम लिखते आ रहे हैं, अंदर में बचा है 2n, तो 2 से 2 का भी कहानी खत्म हो गया, n गुना n तो n², यही आपका आंसर हो गया। तो 2 का भी सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब इस प्रश्न को कैसे पलटकर पूछ सकता है, कैसे आपको धोखा देने का प्रयास किया जा सकता है, और आप धोखा कैसे नहीं खाओगे, तो देख लो ना कैसे धोखा नहीं खाओगे। अगर इस रूप में डायरेक्ट पूछ दिया कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ ... n पदों तक का जोगफल कितना होगा, तब तो आप n² ऑप्शन में टिक मार दीजिएगा, n² ऑप्शन में आप टिक मार दीजिएगा और ले लीजिएगा 1 नंबर। लेकिन कहीं जो प्रश्न ऐसे पूछ दिया कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का जोगफल क्या होगा, तो शायद आप धोखा खा जाए। अरे भैया यही प्रश्न है, विषम संख्या 1 3 5 7, यही तो विषम संख्या है, यही तो विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, कितना बोले, अंत थोड़े ना होता है ये सब चीज का, ये सब तो एकदम से अनंत होता है। तो चलिए अगर परीक्षा में ऐसे भी पूछे कि प्रथम n विषम
विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो n स्क्वायर में टिक मार दीजिएगा। वीडियो देख ले रहिएगा तो ऐसे ही याद रहेगा कि विषम वाला का आंसर है n स्क्वायर। चलिए तो अब सवाल, हाँ तू आ जाओ टोपी में रे, टोपी में कखनी ला पकड़ियो बहुआ तरह, ला 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 ला। 3 नंबर सवाल का सलूशन भी ले ही लीजिए भैया जल्दी। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 n पदों तक, तो ये भी समांतर श्रेणी हुआ। 1 2 3 4 5, देखिए 2 में से 1 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा 1, 5 में से 4 घटेगा 1, यहाँ भी 1 का अंतर है, तो ये भी समांतर श्रेणी हो गया। तो चलिए तीसरा में भी आप n पदों का योगफल मांगा ना इसमें, तो इसमें भी आप Sn का सूत्र लिख दीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक बुआ, मान बैठा दा फटफट। n/2, n तो रहेगा, 2a, ए माने प्रथम पद 1 है बुआ, 1 डाल दा, n-1 और डिफरेंस 1 2 3, 1 का अंतर है तो यहाँ पर 1 डाल दीजिए। अब इसी को सरल कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। 2 गुना 1 तो मिला 2, 1 में n-1 से गुना होगा तो n-1, अब ये n/2 अपने जगह पर रहेगा, n भी अपने जगह पर, 2 में से 1 घट गया तो 1, इस तरह से n/2 इंटू n+1, यानी कि n इंटू n+1/2। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी पलट कर पूछ सकता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो जवाब है n इंटू n+1/2। अगर आपसे पूछ दिया कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 10 गुना 11/2, 2 पचे 10, 11 पचे 55, आंसर हो गया 55, है ना। फार्मूला याद रहेगा ना एकदम। देखो पैदल अगर तुमको हाजीपुर से पटना भी जाने के लिए बोल दे तो आपको लगेगा कि बहुत दूर जाना है, लेकिन अगर एरोप्लेन से सऊदी अरब भी भेज दें तो कहिएगा कि नज़दीक है। तो व्यवस्था अगर है, आपके पास फार्मूला अगर है, सिस्टम है, यंत्र है, तरीका है, ट्रिक है, टेक्निक है, तो आपको बड़ा से बड़ा भी मैथमेटिक्स इजी प्रतीत होगा, आसान महसूस होगा। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं है, सूत्र ही ख्याल नहीं है, तब तो सारा काम खराब हो जाएगा भैया। इसीलिए मतलब अगर आपके पास सिस्टम है तो दिल्ली भी दूर नहीं है, नहीं तो घर के बगल का पेठिया भी आपको दूर नज़र आएगा, बगल का कोचिंग भी दूर नज़र आएगा। ठीक है, बुलेट खोजिएगा, बुलेट से जाएंगे पढ़ने, जाइए जौथी से मन है तौथी से जाइए, लेकिन पढ़ना होगा मज़ा से, ना तो बेकार कर लीजिएगा सब काम। आज ये सवाल नंबर आपका हम स्वागत करते हैं कै में, 6 में। 7/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए 15 को पकड़िए, ये भिन्न का जो हर है ना उसको पकड़िए। हर मतलब बाटा के नीचे वाला होता है, इसका अंग्रेजी डिनोमिनेटर होता है। तो हर कितना है 15, इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या मिलेगा, 3 गुना 5। 5 तो मिला, लेकिन मिल गया 5 के जोड़े कौन, 3 मिल गया। अगर 5 के जोड़े 2 मिलता, 2 का कोई घात मिलता, 5 का कोई घात मिलता, इस रूप में अगर मिलता तो हम कहते शांत। 2 का पावर और 5 का पावर मिलता, बीच में गुना का चिन्ह रहता, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता। लेकिन यहाँ 5 के साथ क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब तो भैया इसका आंसर होगा अशांत। अब देखिए यहाँ पर आंसर हुआ अशांत, लेकिन आपको शांत वाला भी जानकारी दे दिए। अब बच्चा सोचेगा कि इसका आंसर तो अशांत होगा, अब वो वीडियो देखेगा ही नहीं, बढ़ा देता है, घटा देता है, इससे उसका वो कीमती चीज़ भी छूट जाता है। तो ऐसा गलती आप लोग ना करिए। अरे पढ़ाई लिखाई का बात है, कोई टीचर क्या समझा रहे हैं और उसको हम देख ही लेंगे तो क्या मेरा क्या बिगड़ जाएगा। कहीं कुछ अच्छा बात सर बोल दिया, कहीं वही मिस हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये गलती ना करेंगे, पढ़ाई का चीज़ है। तो अगर आप ये बच्चे लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो हम सब बना देंगे, छोड़ो वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखकर तो देखो, तुमको पता चलेगा कि कुछ अच्छा चीज़ भी हमको इस वीडियो को सुनने से, लेक्चर को सुनने से हमको कुछ अच्छा चीज़ मिल गया। तो चलिए भैया, इसका आंसर 7/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। कैसा होगा बुआ, अशांत। ठीक है, चलिए अशांत में टिक मारिएगा, क्योंकि इसके बटा में 3 और 5
आया है, दू गायब है, दू रहता और 5 रहता तब शांत, या ओनली 2 रहता फिर भी शांत, या ओनली 5 रहता फिर भी शांत, और 2 और 5 दोनों रहता फिर भी शांत। लेकिन 3 आ जाए, 7 आ जाए, ये सब संख्या आ जाएगा तो अशांत दशमलव हो जाएगा। चलिए, तो बाकी के 4 प्रश्न अभी हम लेकर तुरंत आपके सामने हाजिर होंगे। थोड़ा सा इसको हम साफ करेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो बाकी का 4 प्रश्नों का जवाब देख सकते हैं। 7 नंबर सवाल, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है प्यारे बच्चों, ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए, तो 2 पासों को जब हम लोग फेंकने का काम करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास कितना परिणाम आएगा, टोटल 36। ये तो मालूम है आप लोगों को, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 6 गो परिणाम हो गया। उसी तरह से 2 से स्टार्ट करेंगे तो 6 गो, 3 से स्टार्ट करेंगे तो 6 गो, 4 से स्टार्ट करेंगे तो 6 गो, 5 से स्टार्ट करेंगे तो 6 गो, एंड 6 से स्टार्ट करेंगे तो भी 6 गो। तो कुल परिणाम हमारे पास कितना हो जा रहा है, 36। तो 7 नंबर का सॉल्यूशन देखिए बुआ, यहाँ पे एस का जो मान है, एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, हिंदी नाम प्रतिदर्श समष्टि, यानी कुल मतलब संभव परिणामों का क्या सेट बोलिए, समुच्चय बोलिए, संग्रह बोलिए, कुल परिणामों का संग्रह। तो 2 पासा को फेंकना है, टोटल परिणाम तो 1,1, 1,2 डॉट डॉट कर दीजिए। इसी तरह से 2,1, 2,2 डॉट डॉट कर दीजिए, 2,6 तक जाएगा, तो लास्ट रिजल्ट होगा 6,6 तक। इसमें आपके पास 36 गो परिणाम है बुआ। अगर आप टोटल लिखिएगा ना तो 36 गो परिणाम होगा। प्रायिकता के सवाल में ये देखा जाता है कि कुल परिणामों की संख्या कितनी है, तो कुल परिणाम तो 36 हो गए। चलो, अब ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 8 से ज़्यादा होना चाहिए। 8 से ज़्यादा का मतलब योगफल 9 हो सकता है, योगफल 10 हो सकता है, योगफल 11 हो सकता है, योगफल 12 हो सकता है, योगफल 13 भी होगा क्या, बोलो 13 भी होगा क्या, क्योंकि 8 से बड़ा तो 13 है, होगा नहीं होगा। कहिएगा सर 12 होगा 13 क्यों नहीं होगा। देखिए, जब 2 पासों को फेंका गया है तो दोनों पासों पर का सबसे बड़ा संख्या अगर आ रहा है तो वह होगा 6,6। दोनों पासों पर का सबसे बड़ा अंक आएगा तो 6,6, और 6 में 6 जोड़ते हैं तो 12 ही होता है, तो 13 का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो चलिए, तो यानी योगफल 8 से बड़ा, यानी योगफल 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। अब आपको सोचना है कि इस 36 गो परिणाम में ऐसा कौन कौन सा परिणाम है जहां पे पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 8 से ज़्यादा हो रहा है। तो वो है हमारा घटना, और घटना का अंग्रेजी इवेंट होता है, उसको हम लोग ई से सूचित करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए, हमें योगफल 9 से शुरू करना है, तो 2 के साथ अगर 6 भी आ जाएगा तो जोड़ने पर 8 होगा, तो 2 से शुरुआत भी नहीं होगा, 3 से शुरुआत होगा, 3,6 जोड़ो तो 9। चलिए, अब 3 के साथ 5 लिखेंगे तब तो 8 हो जाएगा, तब छोड़िए, अब 3 के साथ एक ऑप्शन है। 4 के साथ अगर आप 5 जोड़ते हो तो 9, 4 के साथ 6 जोड़ते हो तो 10, तो 4 के साथ 2 ऑप्शन हुआ। अब आइए 5 के साथ, 5 के साथ अगर आप 3 जोड़ते हो तो 8 रह जाएगा, तब 5, 4, 9, 5, 5, 10 एंड 5, 6 मिल के 11 एंड 5, बस हो गया। अब क्या 5 क्या 5, 7 लिखेंगे थोड़े ना। चलिए, 5, 6, 11 हो गया, तो 5 के साथ इतना ऑप्शन हुआ। उसके बाद अब 6 के साथ होगा, तो 6 के साथ अगर हम 3 लिखते हैं तो 6, 3, 9,
6 के साथ अगर 4 लिखते हैं तो 6 4 10, 6 के साथ 5 लिखते हैं तो 6 5 11, एंड 6 के साथ 6 लिखते हैं तो 6 6 12। तो इतना ऐसा रिजल्ट है प्यारे बच्चों जिसमें ऊपर आने वाले अंकों का जोगफल 8 से बड़ा हो रहा है। तो कै गो ऐसा रिजल्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो ऐसा रिजल्ट है जहां ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 से बड़ा हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे घटना ई की प्रायिकता, जिसका सूत्र है NE/NS। आपका NE मतलब ई में कितने सदस्य हैं, घटना में कितने सदस्य हैं, तो अभी गिन कर बताया था 10। S में कितने सदस्य हैं तो 36। अब इसको थोड़ा सा काट दीजिए तो 5 दूना का 10 और 18 दूना का 36। तो ये तो हो गया आपका क्या बोलते हैं 8 से बड़ी होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 5/18 में आप टिक मार देंगे। अब ये सवाल ऐसा है कि यह ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो बोर्ड का काम है बाबू। आपका काम है सीख कर जाना, ऑब्जेक्टिव में आए भाई सब्जेक्टिव में आए, मुझे तो जवाब करना है और नॉलेज रखना है। तो आपका आंसर हो गया। चलिए, तो 7 नंबर का कहानी फिनिश। अब 8 नंबर का जवाब तो हम यहीं पे दे देते हैं, क्योंकि इससे आसान सवाल और क्या खोजते हैं। 2 अपने जगह पर, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 लिखा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, प्लस ये प्लस है कि माइनस, या माइनस है, यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे प्लस था लेकिन अब माइनस है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू बुआ, साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो ये भी आपका √3/2 ही होता है। अब प्लस में √3/2 का स्क्वायर, अब माइनस में √3/2 का स्क्वायर, ये तो गया। अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 2 से गुना होगा तो 2, तो इसका आंसर 2 हो गया। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। 8 नंबर में कुछ दम नहीं था, बस अर्थ है कि आपको tan 45 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री इसका वैल्यू याद हो। तो याद नहीं है तो ये भी बहुत बड़ा गलती है। आप पूरा टेबल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें ट्रिक बताएंगे, आप उसमें 30 फार्मूला अच्छे से ट्रिक के साथ याद कर पाएंगे। तो वो ट्रिक हम बहुत जल्द आपके लिए शेयर करेंगे, जिसमें साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, कॉस, tan, cot, sec, cosec, cot सबका 5-5 फार्मूला रहेगा। तो 6-5 30 गो फार्मूला का ट्रिक बहुत जल्दी आपको हम बनाकर बता देंगे। चलिए, 9 नंबर सवाल तो सवाल ही नहीं है। 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। तो शून्य में टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन में शून्य रहेगा या 0 रहेगा। अब कहिएगा सर कैसे हुआ सर? देखिए, 3 को बिंदु संरेख का मतलब एक ही लाइन पे रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, ये तीसरा बिंदु हो गया, इसको आपस में जोड़ दो। अब त्रिभुज बना ही नहीं, संरेख है ना, तो त्रिभुज बना ही नहीं। जब त्रिभुज बना ही नहीं तो क्षेत्रफल कहाँ से आएगा? क्षेत्रफल शब्द कहाँ यूज होता है? जहाँ चारों तरफ से पूरा बंद होना चाहिए। मतलब चारों तरफ का मतलब 3 तरफ से ही बंद हो, 5 तरफ से बंद हो, मतलब पूर्णतः बंद आकृति होगी, तहाँ क्षेत्रफल शब्द का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब कोई आपसे इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो गलत बात है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। क्षेत्रफल किसका होगा? इसका होगा। क्षेत्रफल इसका होगा, क्षेत्रफल इसका होगा, मतलब क्षेत्रफल उसी का होगा जो पूर्णतः बंद हो, क्लोज हो। अब ओपन फिगर का तो हम क्षेत्रफल कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कहा कि 3 को बिंदु संरेख है, तो आपको दिखा दिया ना यहाँ पर, ये देखिए बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2 और बिंदु नंबर 3 आपस में इसको जोड़ दिए तो त्रिभुज बना ही नहीं। तो त्रिभुज बना ही नहीं तो क्षेत्रफल तो इसका 0 ही होगा। हाँ, अब देखिए असंरेख होता, एक बिंदु यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ,
और इस तरह से अगर हम तीनों बिंदु को जोड़ते, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज बन गया, ये कुछ ना कुछ तो जगह को ऑब्जर्व कर ही रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कभी जीरो नहीं होगा, इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो होगा, 2 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई, कुछ ना कुछ तो इसका एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज बना। तो त्रिभुज कैसे बिंदुओं से बनेगा? असंरेख बिंदुओं से। और त्रिभुज कैसे बिंदुओं से न बनेगा? तो संरेख बिंदुओं से। इसीलिए अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 0 में टिक मार दीजिएगा। चलिए एक ज्यामिति का सवाल और है, ये तो था नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन। अब है ज्यामिति का क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आनुपातिकतः विभाजित करते हो तो चतुर्भुज कैसा होगा। चलिए तो यह प्रश्न हम अभी शॉर्ट टाइप में इसका मतलब पूरा डिस्कशन करेंगे, तो इसका जवाब हम बतलाएंगे प्रूफ के साथ। इसका थोड़ा सा लंबा प्रूफ होगा। थेल्स प्रमेय का ये क्वेश्चन है, ठीक बुआ, थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है। हम थेल्स प्रमेय प्रूफ भी करेंगे और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे परीक्षा से पहले, आप लोग घबराइएगा नहीं। फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम बता देते हैं कि किसी चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को आनुपातिकतः विभाजित अगर करते हैं तो वह चतुर्भुज होगा समलंब चतुर्भुज। प्यारे बच्चों, समलंब चतुर्भुज कहिए या सीधे समलंब कहिए, काम हो जाएगा। तो समलंब में टिक मार दीजिएगा बाय द वे, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो, ठीक है। समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसमें एक जोड़ा आमने सामने का भुजा पैरेलल होता है। ABCD कोई चतुर्भुज है, अगर यह समलंब है तो इसमें AB जो है बुआ, इसमें AB जो है वह पैरेलल होगा DC के। D भी लिखाता है ना, बुझाता है कि एकदम से AB समानांतर किसके होगा? DC के होगा। तो चलिए, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, मतलब विकर्ण का मतलब तो जानते ही हैं, ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया, ठीक है। किसी बिंदु O पर काटते हैं तो मान लीजिए BO बटा OD बराबर AO बटा OC। अगर ऐसा हो रहा है तब इस स्थिति में ये समलंब चतुर्भुज ही होगा। इसका अंग्रेजी ट्रेपेजियम होता है, इसका अंग्रेजी होता है ट्रेपेजियम, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का क्लास प्यारे बच्चों। आई होप, पूर्ण विश्वास है, आशा है कि आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगता होगा। और ये तो पता चलेगा जब आप लोग परीक्षा देकर आ जाइएगा तब कि हाँ सर का वीडियो हम लोग देखे हैं, तो उसका आपको उचित लाभ मिला है, तो आपका अच्छा से एग्ज़ाम हो जाए, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप भारत माता के काम आए, बस यही अपना मकसद है। बड़ा मकसद लेकर मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर रहा हूँ। हमसे जितने भी रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पे, और उनको मैं कुछ सिखा पाऊँ और वो आगे देश के काम आए, समाज के काम आए, अपने फैमिली के काम आए, और क्या। तो चलिए, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, बेस्ट ऑफ लक। एक अच्छा सा वीडियो लेकर फिर आपके लिए बहुत जल्द हाजिर होते हैं। समय कम है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई पर सीरियसली ध्यान दीजिए और बाकी पेपर्स पर भी ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं कि दिन भर मैथ का वीडियो देखते रहिए, मैथ बनाते रहिए, ऐसा गलती ना करिएगा। आपको संस्कृत भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, ठीक है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको व्याकरण भी पढ़ना है, मतलब आपका सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सब पे प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि हर विषय में अच्छा रिजल्ट मार्कशीट पे देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। चैनल पे अभी तक आप नए हैं या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए एनर्जी देता है कि हाँ सर आप वीडियो बनाओ, हम देखने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द। गुड नाइट।